गाड़ी, फ्लैट और पैसा, क्या ये राज्यसभा के चुनाव में सच में मिला था आप लोगों को, जितना प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है? आपने देखा? सपा से नाराजगी क्या हुई, इसकी वजह आपने नहीं बताई अभी तक। क्या वजह रही आखिर कि इतनी नाराजगी बढ़ गई कि आपने वोट तक नहीं दिया समाजवादी पार्टी को नहीं, राज्यसभा इसमें में? नेताजी की सरकार में, जब लोग 2004 में की नेताजी की 4 से 7 की सरकार या 3 से 7 की सरकार कह लीजिए, उसमें नेताजी के साथ राज्य मंत्री, तो हमारी बहुत कम उम्र थी और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी के किसी नेता से नहीं थी, आपकी नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य से थी। बिल्कुल थी और है जी, थी और जिसकी वजह है। से आपने इतना बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल अखिलेश जी से मैंने कहा कि ये नहीं स्वीकार। मनोज पांडे से ही अखिलेश यादव इतना नाराज क्यों? हम किस कैटेगरी का नेता मानते हैं? अरे आपको तो हम अखिलेश जी से नीचे तो आप ही को मानते थे उस पार्टी में जब तक थे, अब यहाँ पता नहीं किस कैटेगरी में है आप। देखिए, समाजवादी पार्टी हाँ, असलियत में तो जाति जनगणना चाहती नहीं है। चुनौती देता हूँ, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मनोज पांडे को। अखिलेश सिंह की बेटी भी विधायक हैं, अदिति सिंह वहाँ से। बिल्कुल है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जब झुकाव हुआ तो अदिति सिंह से बातचीत होने लगी कि नहीं होगी? क्या समाजवादी पार्टी में अगर आपको बुलाया जाए तो आप जाने के इच्छुक हैं? नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मनोज पांडे जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन आजकल लगाव भारतीय जनता पार्टी के साथ ज़्यादा है उनका। कई अहम सवाल हैं, कई लोगों में तमाम बातें हैं, उन सब चीज़ों का आज मनोज पांडे जी से खुलासा करवाएंगे। उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि क्या वजह रही, किन चीज़ों को लेकर वो राजनीति में दूसरी तरफ गए, दूसरी पाली उन्होंने खेलना शुरू किया, और साथ ही साथ उनकी राजनीतिक सफ़र क्या रहा, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई। तो ये तमाम बातें हैं, उन पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत जी, समाचार पे नमस्कार, आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, राजनीतिक सफर सक्रिय रूप से, दो उसके पार्ट हैं, एक कम सक्रिय रूप से और एक सक्रिय रूप से। तो राजनीतिक रूप से तो 1993 से मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा और 93 में समाजवादी पार्टी के युवजन सभा का मैं प्रदेश का महामंत्री रहा, फिर प्रदेश सचिव रहा, मेन पार्टी का, क्या सीनियर कोई पार्टी का। राजनीति, मतलब पहले छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू की या फिर डायरेक्ट आपने? नहीं, राजनीति भी हमारी एक घटना में, राजनीति में हमने प्रवेश किया। हमारे यहाँ एक व्यापारी के साथ लूट हो गई, उसकी हत्या हो गई जी। उसे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, तब हमारी बहुत कम उम्र थी और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उस घटना को ग्रेजुएशन लेकर, में? हाँ, उस घटना को लेकर के मैं पुलिस अधिकारियों से और जिला के प्रशासन के अधिकारियों से मिला और ऐसा लगा कि न्याय नहीं उसमें दे पा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल दबाव था। तो उसमें हम फिर उस व्यापारी जिसके साथ घटना घटी थी उसके पक्ष में हम धरने पर बैठे। अंततः एक लड़ाई चली, जन समर्थन मिला हमें, जनता हमारे साथ खड़ी रही। कहाँ बैठे थे? रायबरेली? रायबरेली में, शहर में। और अंततः उस घटना का खुलासा हुआ, उसमें जो अपराधी थे, अभियुक्त थे, वो पकड़े गए, जेल गए, उनका माल भी बरामद हुआ जो लूट हुई थी। उस घटना ने हमें लड़ना सिखाया न्याय के लिए। और 1995 में से अति सक्रिय राजनीति में आ गए। 1995 हमने पहला चुनाव रायबरेली की नगरपालिका अध्यक्ष का लड़ा, फिर 2000 लड़ा। शुरुआत सपा में ही किया आपने राजनीति की? हाँ, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से ही शुरुआत किया। 95 का चुनाव लड़े, फिर 2000 लड़े, जीते। 2005 तक रायबरेली नगरपालिका के अध्यक्ष ही नहीं थे, बल्कि पूरे यूपी के स्टेट म्यूनिसिपल बोर्ड के पूरे निकायों का जो संगठन था, उत्तर प्रदेश की 532 नगरपालिका और नगर पंचायतों का भी अध्यक्ष रहने का हमको सौभाग्य मिला। और अध्यक्ष रहने का ही सौभाग्य नहीं मिला, उस समय एक बहुत बड़ी विसंगति थी नगरपालिका एक्ट में, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नगरपालिकाओं के जो निर्वाचित अध्यक्ष थे उनके 1.5 साल के बाद सभासदों द्वारा उनको नो कॉन्फिडेंस लाके हटाने का प्राविधान था।
मेरी ही लड़ाई और मेरी ही मांग पे तत्कालीन सरकार ने नो कॉन्फिडेंस मोशन का संशोधन किया, एक्ट से उसे बाहर किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और अध्यक्षों के जो तमाम अधिकार आज हैं, चाहे वो राज्य वित्त से, चाहे 14वें वित्त तत्कालीन से, चाहे DSMT में, चाहे वो स्थापना विकास निधि में, जो अधिकारियों के हस्तक्षेप थे और जो भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन की मूल मंशा थी, जहां उस पर कुठाराघात हो रहा था, उस लड़ाई को हमने लड़ा और उन अधिकारों को हमने वापस चेयरमैन्स को दिलाया। आप देखेंगे जो चेयरमैन्स को या मेंबर्स को आज पूरा 5 साल कार्यकाल बिताने का मौका मिल रहा, वो लड़ाई हमारी ही थी और हम जीते उसको। हमने ही ये आवाज़ उठाई थी कि चूँकि चेयरपर्सन्स जो होते हैं, चेयरमैन जो होता है, एक ऑनरी पोस्ट है, उसको कोई सैलरी और भत्ता नहीं होता। तो वो अगर कोई आ जाए तो उसको कैसे शिष्टाचार में वो चाय पिला सके, इस शिष्टाचार वे भी उस शासनादेश में भी हमारा नाम है, उस शिष्टाचार वे को भी हमने शुरू किया और एक अमूल चूल परिवर्तन लोकल बॉडी में उत्तर प्रदेश में कराने का अवसर मिला। और उसके बाद नेताजी की सरकार में, जब 2004 में की नेताजी की 4 से 7 की सरकार या 3 से 7 की सरकार कह लीजिए, उसमें नेताजी के साथ राज्य मंत्री, सलाहकार मुख्यमंत्री, इन पदों पर भी हमको महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर मिला। और ये सफ़र 1995 जो शुरू हुआ, 2007 फिर हम यूपी विधानसभा का चुनाव लम्हुआ विधानसभा से लड़े। पहला चुनाव आपने विधानसभा का 2007 में लड़ा जी, जब मायावती की सरकार बनी। जी, लम्हुआ सुल्तानपुर जीते नहीं, बहुत थोड़े वोटों से हार गए थे। फिर 2012 ऊंचाहार से नेताजी का निर्देश हुआ कि आप ऊंचाहार से लड़ना है आपको, तो ऊंचाहार से लड़े, जीते। 17 ऊंचाहार से लड़े, जीते। 22 ऊंचाहार से लड़े और जीते। मुकाबले में कौन था जब 2007 में आपने, 2012 में जब आपने ऊंचाहार से लड़ा, तो उस वक्त मुकाबले में आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? देखिए, एक तो ऊंचाहार जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ से कभी समाजवादी पार्टी वो चुनाव नहीं जीती। हाँ। कभी गंभीरता से वहाँ लड़ाई में भी नहीं गई। पहला चुनाव जब समाजवादी पार्टी से ही लड़ा था मैं 2012 में, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वो चुनाव हमारा 19 हुआ। उन्होंने अपने बेटे को वहाँ नामांकन कराया था और बेटे का नामांकन क्या कराया था, चुनाव तो स्वयं वो लड़े थे। उस चुनाव को भी ऊंचाहार की सम्मानित जनता ने हमें मौका दिया, उसका आशीर्वाद मिला और चुनाव में जीता 12 का। 17 में भी चुनाव, तब स्वामी प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और सरकार में मंत्री हो गए थे। 17 में उन्होंने फिर अपने बेटे को चुनाव लड़ाया भाजपा से। उस चुनाव को भी मैं लड़ा और जीता। 2022 का चुनाव फिर मैं उसी पार्टी से लड़ा था, चुनाव जीता। गोली भी लगी थी आपको? हाँ, गोली किसने मारी आपको, क्या मामला था? गोली आपने, कितनी गोलियां लगी हैं आपको? ने 2 गोलियां लगी थी। हाँ। ये तो एक संघर्षों का इतिहास रहा। रायबरेली में एक माफिया हुआ करते थे, अखिलेश सिंह, जिन्होंने हमारी भाई का मर्डर कर दिया था। और उस केस को हम लोग लड़ रहे थे न्यायपालिका में। वो नहीं चाहते थे कि न्यायपालिका में हम उसको लड़ें। और एक इशू आ गया था हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को लगाने का। हमसे लोगों ने मांग किया था, पटेल समाज के लोगों ने, हमने वो जगह उनको रायबरेली के बस स्टेशन पर दी थी। और इस पर लोगों को आपत्ति थी कि वो मूर्ति वहाँ नहीं लगेगी। और इसके लिए हमको धमकी भी पूर्व में दी गई थी कि अगर आप मूर्ति लगाएंगे तो आपकी हत्या की जाएगी। लेकिन इससे मैं कहीं विचलित नहीं था, मैंने उसकी घोषणा की। और उसी दरमियान हम पर अटैक हुआ। एक व्यक्ति हमारे साथ का परिवार जैसा ही था, रामेश्वर पांडे उर्फ मंगल पांडे, उसकी हत्या हुई, उसको गोलियां लगी, उनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे हुआ था ये अटैक? ये थाना मिल एरिया में हुआ था, रायबरेली से। कहाँ से, कैसे, क्या घटना थी? घटना वहाँ पर एक पटेल समाज ने हमारा अभिनंदन समारोह इस बात के लिए रखा था कि हमने सरदार पटेल की मूर्ति को लगाने की घोषणा किया और स्थापित करने जा रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था। वो पूरे प्रदेश के पटेल समाज के लोग उसमें थे और कई प्रदेश के उसमें माननीय MLC और विधायक विभिन्न राजनीतिक दलों के वो उस कार्यक्रम में थे। उसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मैं वहाँ गया था। कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ और हम गाड़ी पे बैठ रहे थे, ठीक उसी समय हम पर अटैक हुआ। उसमें हमारे एक साथी की जान भी गई और मैं भी घायल हुआ।
तो फिर नामजद FIR कराई अखिलेश सिंह के हाँ खिलाफ? बिल्कुल नामजद हुई, आज भी मुकदमा उसका ट्रायल पे है। अभी चल रहा है मुकदमा? जी। अखिलेश सिंह की बेटी भी विधायक हैं, अदिति सिंह वहाँ से। बिल्कुल है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जब झुकाव हुआ तो अदिति सिंह से बातचीत होने लगी कि नहीं होने लगी? देखिए सवाल बातचीत का नहीं होता, सवाल ये है कि एक सैद्धांतिक लड़ाई हमारे बड़े भाई ने लड़ी, वो लड़ाई भी न्याय की थी। और हमारे जिन भाई के ऊपर ये घटना घटी थी उनके ऊपर कभी पूरे उत्तर प्रदेश में 151 भी नहीं था। MSc फर्स्ट क्लास रहे वो। अच्छा, किस बात को लेकर मर्डर करवाया था, क्या क्या मामला था? हमने कहा न्याय और अन्याय का सवाल था। हम लोग ना कोई ठेकेदारी करते थे, ना कोटेदारी है हम लोगों के पास, ना हम लोगों के पास कोई ऐसा व्यवसाय है। कहीं अन्याय होता था तो उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग कल भी खड़े होते थे, आज भी हम खड़े होते हैं। पॉलिटिक्स में थे भैया भी? भैया हमारे कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, प्रदेश के सेवा दल के मुख्य संगठक थे। अच्छा, तो उनकी हत्या करवाई गई थी, इसी तरह से हत्या हुई थी जैसे आपके ऊपर हमला हुआ है? हाँ इसी तरह से हुई थी हत्या। हाँ, काफ़ी संघर्षों भरा जीवन रहा है आपका। समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में आपका था, समाजवादी पार्टी में जब आप आए तो आपको काफ़ी सम्मान मिला यहाँ पर। आपको नहीं, मैं यहीं रोक रहा हूँ, मैं आया नहीं हूँ। हाँ, मतलब मैं समाजवादी पार्टी की स्थापना में था। हाँ, नहीं ठीक है, आप स्थापना में रहे और उसके बाद फिर आपको सम्मान मिला, यहाँ तक कि आप मंत्री रहे जब सरकार रही समाजवादी पार्टी की, और फिर जब विपक्ष में रहे तो आप, अभी की बात है, मुख्य सचेतक रहे पार्टी में। क्या वजह रही आखिर कि इतनी नाराज़गी बढ़ गई कि आपने वोट तक नहीं दिया समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं दोनों बार में मंत्री रहा और हमें उन्होंने सम्मान दिया। लेकिन पता नहीं आप हमारे इतिहास को नहीं जानते, हमें दुख है इस बात का। समाजवादी पार्टी में रहते हुए हमारा एक बहुत लंबा पार्टी के लिए संघर्षों का इतिहास है। हम लोगों ने लाठी खाई है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, जेल में गए हैं, 22-23 पॉलिटिकल मुकदमे हम लोगों पर लिखे गए हैं। और मैं नहीं जानता उसमें आप पत्रकारिता में थे कि नहीं थे, लेकिन 2012 की सरकार में कहीं 1-2 वोट हमारे लोगों के भी थे। हम लोग 1 साल 1.5 साल तक पूरे उत्तर प्रदेश के गांव के कस्बों तक, कस्बों से लेकर मजरे और पूर्वों तक हम लोगों ने पार्टी के लिए काम किया। और पार्टी को क्यों लिया ही नहीं है, पार्टी को देने का काम भी हम लोगों ने किया है। वैचारिक रूप से माननीय मुलायम सिंह जी से हम लोग प्रभावित रहते थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर कम रहे हैं। गरीब, कमज़ोर, किसान, नौजवान की मदद कैसे कर सकें, समाज में समरसता रहे, समाज में सभी वर्गों को सामान्य रूप से लेकर के चला जाए, यही समाजवाद था। समाजवाद का मतलब जातिवाद नहीं था। जिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी, जो हम सबके और हमारे व्यक्तिगत रूप से संरक्षक रहे हैं, जिनको छोटे लोहिया के नाम से ये देश और दुनिया जानती थी, उनके साथ बहुत निकटता से और उनके बहुत आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य हमें मिला और लंबे समय तक हमने उनके साथ काम किया है। और उत्तर प्रदेश में बड़े आयोजनों का मैं आयोजक रहा, जिसमें आदरणीय जनेश्वर जी भी रहे, नेताजी भी रहे। उन परिस्थितियों में जब लोग 20,000 के कार्यक्रम नहीं कर पाते थे तो उस समय भी 1.5 लाख और 2 लाख के प्रबुद्ध सम्मेलन 17 जनवरी 1997 समाजवादी पार्टी का इतिहास है, जिसमें आदरणीय जनेश्वर जी पेट्रोलियम मंत्री थे, नेताजी रक्षा मंत्री थे। ऐसे कार्यक्रमों का अकेले मैं आयोजक भी रहा और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम कार्यक्रमों का और संघर्षों का इतिहास रहा। देखिए, राजनीति हम लोग केवल इसके लिए करें कि हमें पद और प्रतिष्ठा चाहिए, तो शायद मैं उनमें से नहीं हूँ। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम हो सकता है, राजनीति हमें लोगों को न्याय दिलाने का माध्यम हो सकता है, राजनीति हमें उन लोगों को जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं और किसी कारण से अभी उन्हें न्याय नहीं मिला है, उनके अधिकार उन्हें नहीं मिले हैं, उनके अधिकार और उनको न्याय दिलाना ही हमारे लिए राजनीति और पद प्रतिष्ठा हमारे लिए माध्यम है। ये केवल भाषण से नहीं है। मेरे 30 साल के राजनीतिक इतिहास में ऐसे लाखों और कई लाखों उदाहरण होंगे जहां हमने लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। मुंह से कह देना और आरोप लगा देना
ये तो बहुत छोटी चीज़ है, कोई किसी के ऊपर राजनीति में कर सकता है। जब मैं रायबरेली का नगर पालिका अध्यक्ष था तो सामाजिक समरसता क्या होती है आज भी जाके देखिए। बीरापासी द्वार किसने बनवाया? मनोज पांडे ने। मलिक मोहम्मद जायसी द्वार किसने बनवाया? मनोज पांडे ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वार किसने बनाया? मनोज पांडे ने। हेमू कल्याणी की मूर्ति किसने लगवाई? मनोज पांडे ने। गुरु नानक जी के नाम से मार्ग का नाम करने का काम किसने किया? मनोज पांडे ने किया। तो राणा वेनी माधव द्वार किसने बनवाया? मनोज पांडे ने बनवाया। ऐसे तमाम महापुरुषों को संजो करके, उनकी स्मृतियों को संजो करके, और शायद आपको नहीं जानकारी, विकास ही हमारे जीवन का लक्ष्य रहा। और जब मैं रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष था, मुझे ये सौभाग्य मिला कि भारत का सबसे प्रगतिशील और सबसे अच्छे कार्यों में जो देश की 3 नगर पालिकाएं चयनित हुई थी, उसमें रायबरेली नगर पालिका के रूप में हमें पारितोषिक भी मिला और सम्मानित भी किया गया। तो विकास, लोगों को अधिकार और सम्मान, ये हमारी राजनीति करने का हमारा ध्येय रहा है, यही विचारधारा रही है। उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के कल भी थे और आज भी उन्हीं विचारधारा पर लेकर के हम काम कर रहे हैं। सपा से नाराजगी क्या हुई, इसकी वजह आपने नहीं बताई अभी तक? देखिए, जो चीज़ें गुजर जाती हैं उन पर चर्चा करने का कोई बहुत अभिप्राय नहीं रहता। हमने जो गिरवांश थे वो हमने न केवल मीडिया में बल्कि हमने अपने उस समय के पार्टी के अध्यक्ष को भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर के बताया था। और हमने बताया था कि देश सनातन धर्म और किसी की आस्था को गाली दे करके किसी को राजनीति में स्वीकारता नहीं मिलती है। चंद लोग जो समाज से बहिष्कृत थे, जिन्हें 3-3 बार ऊंचा हार में धूल चटाने का काम वहां की जनता ने किया, वो लोग जिन्होंने सदैव केवल धर्म को गाली देकर के अपनी राजनीति को चमकाने का काम किया, जिन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। याद रखिए, दुनिया में कभी वो व्यक्ति बड़ा नहीं बना जिसने समाज और जाति के नाम पर लोगों को तोड़ करके राजनीति करने का काम किया हो। इस देश ने सरदार पटेल को माना, महात्मा गांधी बापू को नेता माना, चंद्रशेखर आज़ाद को माना, बुटकेश्वर दत्त को माना, चंद्रशेखर आज़ाद को माना, माहेपाशी को अपना माना, मंगल पांडे को अपना माना, राणा वेनी माधव को उसने माना। राणा प्रताप के इतिहास है इस देश में, लेकिन यहाँ ऐसे लोगों की इतिहास नहीं है कभी, जिन लोगों ने समाज और जात के नाम पर लोगों को तोड़ करके, गालियां दे करके एक छोटी सी अपनी जो है। इसका मतलब आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी के किसी नेता से नहीं थी, आपकी नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य से थी। बिल्कुल थी और है जी, थी और वजह है। से आपने इतना बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल, देखिए, ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं एक समाज में कि कोई किसी भी धर्म को कैसे गाली दे सकता है? ये अधिकार न भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, न उसको न सैद्धांतिक रूप से दिया जा सकता। हम अपने धर्म को मानते हैं, आप अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन आपको हमारे धर्म पर अपमानजनक बात कहने का अधिकार, ना हमें आपके धर्म पर कहने का अधिकार है। भारत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको अपने धर्म को मानने की स्वायत्ता प्रदान करता है। एक व्यक्ति, जो व्यक्ति खुलेआम रामचरितमानस को जलवाने का काम करे, माँ गंगा को वो गंदा नाला कहने का काम करे, माँ दुर्गा के बारे में आज शब्दों की बात करने का काम करे, वो व्यक्ति रामचरितमानस को जलवाने का काम करे, वो जातियों को गाली देने का काम करे, ऐसे व्यक्ति को भारत ने तो कभी स्वीकार नहीं किया है, भारत की संस्कृति में नहीं स्वीकार किया। हम किस गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं जहाँ सब लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं और सब लोग तमाम विभिन्न भाषाओं, जात, धर्म, पंथ को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये क्या अधिकार कैसे दे दिया जाएगा एक अधीनस्थ से व्यक्ति को, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, कि वो जाति को गाली दे, धर्म को गाली दे, भगवान प्रभु राम को गाली देने का काम करे? आपकी बातों से ऐसा जाहिर हो रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से सिर्फ आपकी नाराजगी नहीं है बल्कि दुश्मनी भी है। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीति में कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। एक भी पूरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में एक उदाहरण नहीं है कि मैंने किसी के ऊपर अन्याय किया हो। एक भी उदाहरण कोई साबित नहीं कर सकता मैंने किसी व्यक्ति को अपमानित करने का काम किया है। एक भी उदाहरण नहीं मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में मिल सकता। गंदी राजनीति कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? बिल्कुल गंदी राजनीति है, ये गंदी राजनीति रही है। मैंने इसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा, उस समय के अखिलेश जी से मैंने कहा कि ये नहीं स्वीकार है। आप विधान परिषद में कहेंगे, आप विधान परिषद में ये बोलेंगे, ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे, आप भगवान प्रभु राम और रामचरितमानस पर ये आवाज़ उठाएंगे, आप शास्त्रों और पुराणों को चुनौती देने का काम करेंगे, कहेंगे कि भगवान राम
को अगर हम जो स्थापना कर सकते हैं, उनके अंदर हम प्राण फूंक सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो हमारे माँ बाप की लोग क्यों नहीं कर लेते? क्या ये शब्द एक सभ्य समाज में, एक ऐसे समाज में, ऐसे एक भारत में जहाँ एक सबसे बड़ा दुनिया का लोकतांत्रिक देश हो और सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हों, ये कहाँ स्वीकार्य हो सकता है? और वो व्यक्ति आज अगर हम आपसे सवाल करें, आपने बहुत सारी उनकी कवरेज की है, मैंने देखी है टीवी में आपके कवरेज सबसे ज्यादा रहते थे, आपके प्रिय भी बहुत हैं वो, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन आप ये बताइए हमें कि उनके इंटरव्यू वो समाजवादी पार्टी में थे तो बहुत ज्ञान देते थे, जब नई पार्टी दे दिया तो उनका चक्षु नेत्र वो फिर बंद क्यों हो गए? और फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये बात पूरी मजबूती से कहना चाहता हूँ, भारत जिसमें 100 करोड़ सनातनी रहते हों, 100 करोड़ लोग जहाँ पर भगवान प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हों, वो देश जिसकी अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, विराट हमारा संस्कार है और उसी में हमारी आस्था है, उस आस्था से कोई व्यक्ति खिलवाड़ करे, कम से कम ऐसी राजनीति मनोज पांडे को नहीं चाहिए। ऐसी राजनीति से अच्छा है हम घर बैठेंगे, समाज सेवा करेंगे, या हमको किसी चीज़ की और लालसा नहीं। ऐसी राजनीति को मैं लात मारता हूँ जहाँ पर किसी धर्म और जात को अपमानित किया जाए और गाली देने का काम किया जाए। मनोज पांडे से ही अखिलेश यादव इतना नाराज क्यों? मंचों से कहा, गद्दार कहा गया, आपको सबने सुना, बीच बीच में टिप्पणियां आती रहती हैं, विधायक तो और भी गए थे साथ में, लेकिन मनोज पांडे के खिलाफ क्या किसी ने ज्यादा भर दिया है, ये माना जाए? वो एक बड़े नेता हैं और एक रीजनल पार्टी है उनकी मजबूत, अपनी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री हैं और देश के वर्तमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने कोई टिप्पणी की होगी, हमको हो सकता है अशोभनीय बात भी कही हो, उनको मुबारक, मुझे बस इतना ही कहना। वायु श्रेणी सुरक्षा आपको मिली है, ये कहा जा रहा है कि ये इनाम मिला है आपको राज्यसभा में वोट देने को। दुर्भाग्य है कि आप जिससे बात कर रहे हैं, जिससे भी बात करें, उसके इतिहास को भी जानिए। मेरे ऊपर 19 अटैक्स हुए हैं। हाँ ठीक है, नहीं कहा तो यही जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे चचेरे भाई की हत्या हुई है, हमें गोलियां लगी हैं। 2000 से हमें वायु श्रेणी की सुरक्षा उत्तर प्रदेश की रही है। वर्ष 2000 हम और आप बैठे हैं इसमें 2025 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जी बालकृष्णन जी ने हमारी सुरक्षा को देखकर के इतना गंभीर हुए कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कड़े निर्देश दिए और हमारी सुरक्षा वायु श्रेणी से भी बढ़ा करके वायु+ करने को कहा। और लगातार हमारे ऊपर आसन्न खतरे को देखते हुए सरकारें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों ने संरक्षण दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? जान की सुरक्षा पर भी राजनीति होगी और उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर हमले हुए, खून बहा है, हालांकि किसी को कोई दिक्कत हो तो सुरक्षा वापस कर दें, हमें कोई सुरक्षा करनी है। हमारी सुरक्षा ईश्वर करते हैं, परमपिता परमेश्वर करते हैं, हमारी जनता करती है। ऊंचाहार ही हमारी सुरक्षा है, ऊंचाहार ही हमारी जिंदगी है, ऊंचाहार ही हमारी जान है, ऊंचाहार ही हमारी सोच है। वो हमारे साथ है और ईश्वर हमारे साथ है, तो वो किसी सुरक्षा का भी बहुत मतलब नहीं। अखिलेश जी ने कभी आपको अपमानित किया, कोई अपशब्द कहे बुला के, या आपको इग्नोर किया कभी? नहीं, कभी हमको उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे, कभी कोई अशोभनीय बात हमको नहीं कही। आज की बात छोड़ करके, हटने के बाद की बात छोड़ करके उन्होंने कोई हमको अशोभनीय बात नहीं कही। और मैं समझता हूँ कि हमें कोई नेता कह भी नहीं सकता है, इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य करता भी नहीं हूँ कि हमें कोई इस तरीके की करे। और ये आप सब गवाह हैं, पूरा उत्तर प्रदेश गवाह है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, आप किसी के ऊपर हमले कर सकते हैं शब्दों वाड़ के, लेकिन जिन दायित्वों पर मैं जहाँ जहाँ रहा, मैंने पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से, पूरे मनोवेग से और जितनी हमें क्षमता थी उसका मैंने सदैव निर्वाह करने का काम किया। मैं किसी भी दल के लिए और किसी के लिए मैंने कभी भार बन के काम नहीं किया। मैंने कोशिश किया है और आज भी मैं कहता हूँ, इसका कोई मैं अहम नहीं है, कोई इसका घमंड नहीं है। 18 घंटे उस दल के लिए,
पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए काम करने का काम करता हूँ। 18 घंटे सक्रिय रह करके केवल फुल टाइम एक ही काम करता हूँ, जनसेवा। एक सवाल ये था कि जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनसे ज़्यादा पार्टी के जो बी कैटेगरी के नेता हैं या प्रवक्ता हैं वो तमाम बातें करते हैं और ये कहते हैं कि मनोज पांडे को न खुदा मिला, न विसाल सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। आप हमको किस कैटेगरी का नेता मानते हैं? अरे आपको तो हम अखिलेश जी से नीचे तो आप ही को मानते थे उस पार्टी में जब तक थे, अब यहाँ पता नहीं किस कैटेगरी में हैं आप। गली मोहल्लों में तमाम इस तरीके की आवाज़ें आती हैं, घर जाने पर उन पर कंकड़ नहीं फेंका जाता, तो जरूरी नहीं हर चीज़ का जवाब दिया जाए। तो उनके जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको आप जवाब देना उचित नहीं समझते हैं? ऐसे लोगों को, स्तरहीन लोगों को क्या जवाब दें? कोई स्तर नहीं है? नहीं, हमने कहा स्तरहीन लोगों को कोई जवाब देने का मतलब नहीं। और मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का कोई जवाब दिया ही जाए, और मेरा वो नेचर भी नहीं है। ठीक है, जिसने जो गालियां दे रहे हैं उन सबको गालियां मुबारक, और गालियां दें हमें। शिवपाल जी से बात हुई पार्टी से नाराजगी के बाद आपकी? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं। किसी भी नेता से बात नहीं हुई? हमारी बातचीत ही माननीय मुलायम सिंह जी से रहती थी, अखिलेश जी से रहती थी, ये आप सब लोग भी जानते हैं। मेरी दो ही लोगों से बातचीत रहती थी, आदरणीय नेताजी से और अखिलेश जी से, जब तक मैं दल में था। चलिए, ये तो आपकी बातें हो गई। पहलगाम में अटैक हुआ, कई लोग मारे गए और उसमें तमाम बातें जो है वो निकल कर सामने हैं। ये जो घटना हुई है इस पर भी कहीं ना कहीं लोगों ने राजनीति की, हालांकि समूचा विपक्ष साथ में आया। जो ये घटना हुई है इसको कैसे देखते हैं और इस पे आप किस तरह से कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, जो घटना घटी, भारत में रहने वाला 145 करोड़ जो नागरिक है, भारतवर्षीय है, उस सबको इस घटना ने झकझोर करके रख दिया। मानवता को तार तार करने वाली, कायरता से भरी हुई, निहत्ते पर्यटकों को, जिसमें माँ है, बहनें हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, जो ये घटना पाकिस्तान के इशारे पर, हमारे पड़ोसी मुल्क के इशारे पर, इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों ने और अंजाम दिलाने वाले लोगों ने अपनी कायरता और अपनी क्रूरता की सीमाओं को लांघ करके अपने नेचर को बताने का काम किया। पूरे देश के लोग इससे दुखी हैं, द्रवित हैं और गुस्से में भी हैं। भारत में रहने वाला, मैंने कहा 145 करोड़ की जो जनता है वो इसके खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन उतना ही सबको अटूट विश्वास है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। भारत का रहने वाला 145 करोड़ आदमी बहुत आत्मविश्वास से कह रहा है भारत एक मजबूत और सुरक्षित हाथों में है। मैंने कहीं किसी मंच पे कहा, बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा देश जहां सीमाओं पर लड़ रहा था, वहीं आंतरिक युद्ध लड़ रहा था, नक्सल से लड़ रहा था। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था, पंजाब में क्या हो रहा था, जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा था। जिस तरीके से एक आंतरिक आतंकवादी गतिविधियां, नक्सल गतिविधियां से भारत घिरा था। आपके पास आंकड़े नहीं होंगे, लेकिन आप ढूंढेंगे तो आंकड़े मिलेंगे। सीमा पर कितने लोग मरते हैं, उसे 20 गुना ज्यादा ताकत में लोग भारत में मर रहे थे। 45-46 साल तक इस देश में कांग्रेस की सरकार थी। किसने इसको पनपाया, किसने पल्लवित और पोषित किया? भिंडरावाला किसने पैदा कर दिया? लिट्टी को किसने पैदा कर दिया? अगर झारखंड और बिहार का नक्सलवाद बढ़ा, किसने इसके पीछे से प्रेशर दिया? हम धन्यवाद देंगे, जहां भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, वहीं भारत के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देंगे कि अगर लौह पुरुष जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पद चिन्हों पर चल करके अगर आज नक्सलवाद से लगभग छुटकारा दिलाने का काम किया, तो भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिलाने का काम किया। आज आप कह सकते हैं आज़ादी के बाद इतने लंबे समय बीत जाने के बाद न जाने कितनी सरकारें गईं और आईं, लेकिन भारत में याद किया जाएगा भी
तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ याद किया जाएगा कि जहां भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर आज पूरा देश का विश्वास है कि भारत एक मजबूत प्रधानमंत्री के हाथों में है, भारत सुरक्षित रहेगा, भारत इसका जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा, भारत कतई इसको स्वीकार नहीं करेगा। और आज इस घड़ी में हमें खुशी है उस नेतृत्व के ऊपर न केवल भारत के लोग उनके साथ खड़े हैं, पूरे विश्वास साथ दुनिया के पहली बार ताकतवर और महत्वपूर्ण देश आज वो भारत के साथ खड़े हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो मैं कह सकता हूं जहां आज देश सुरक्षित हाथों में है और जनता को ये विश्वास है भारत में रहने वाले लोगों को कि जिन लोगों ने कायरता और क्रूरतापूर्वक कायराना हमला किया है निरीह बच्चों के ऊपर, माताओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, भारत की सरकार सही समय पर, सही वक्त पर और सही तरीके से निश्चित रूप से ऐसे लोगों को माकूल जवाब देने का काम करेगी। जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया गया। आप लोग बड़ी मांग करते थे, सदन में, सड़क पर प्रदर्शन करते थे, जातिगत जनगणना कराएं। कई बार आपके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, अब जातिगत जनगणना हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी हाँ, असलियत में तो जाति जनगणना चाहती नहीं है। आप अंदर के आदमी थे, आप ज्यादा जानते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जाति जनगणना तो चाहती नहीं थी। हाँ। अगर जाति जनगणना की बात होगी तो एक दिन फिर कभी आधे घंटे का आप समय हमें दीजिएगा। हाँ। तो 1995 के जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ? 73 सीटों में 68 सीटें एक ही जात को, एक ही वर्ग को कैसे चली गई? उस समय के 46% प्रधानों की जो सीटें अन्य वर्गों में जानी थी वो एक ही उसमें कैसे चली गई? सवाल बहुत होंगे, उसमें लंबी बात होगी। बिल्कुल मनोज पांडे इस चीज के पक्षधर हैं कि व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, व्यक्ति को सबको अवसर मिलना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जातिगत जनगणना पर जो निर्णय लिया है वो निर्णय उन्होंने उन तमाम पिछड़े, दलितों और अति पिछड़े लोगों को, अब अगर हम आपसे सवाल करें तो भुजबा का क्या प्रतिनिधित्व रहा सरकारों में? 3 सरकारों में अगर हम सवाल करें, कुम्हार का क्या रहा, कहार का क्या रहा, प्रजापति का रहा, केवट का क्या रहा, मल्ला का क्या रहा, पाल का क्या रहा, पटेल का क्या रहा, लोधी का क्या रहा? क्या पिछड़ी जात में एक ही जातियां हैं क्या? तो आप ये देखिए कि अन्याय हुआ कहां? आप जिन जातियों की बात कर रहे हैं, शाक, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, माझी, मझवार, जितनी भी जातियां हैं, तुरैया है, बंजारा, बहलिया, आरा, कर्कवंशी, भर, राजभर, जो भी हैं, मुसहर, खंघार, जितनी भी जातियां हैं, तो इनका अभी नेतृत्व तो है भारतीय जनता पार्टी में? बिल्कुल है, कंठस्थ है। आपको धारा प्रभाव में बता सकता हूं, लेकिन कहीं दूसरी जगह हम भी आपसे सवाल करेंगे उनका नेतृत्व अगर आपको भी याद हो तो जरा बताइए कितना नेतृत्व था? 1993 की सरकार में कितना प्रतिनिधित्व था? 2004 की सरकार में कितना प्रतिनिधित्व था? 2012 की सरकार में कितना मंत्री थे? आप बताते थे उस टाइम, हम क्यों बताएंगे? नहीं, उस टाइम का। हाँ, आप तो सवाल प्रतिनिधित्व का कर रहे हैं ना, हम प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं था प्रतिनिधित्व? होना चाहिए था। हम तो कहते हैं प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्यों नहीं किया गया? किसने नहीं किया? आपको आवाज तो सवाल चाहिए थी इन जातियों के लिए। नहीं, ये सवाल तो उस पार्टी के जो नेता होंगे, लीडर होंगे, जो नेतृत्व करता होंगे, उनका अधिकार है, मनोज पांडे का अधिकार नहीं है। तो आवाज तो उठा सकते हैं आप, ये तो अधिकार है। नहीं, आवाज नहीं उठाई जाती, विचार रखे जाते हैं। विचार रखे हैं उस समय भी हमने। अच्छा, तब रखा विचार आपने। और मैं तो सदैव कह रहा हूं कि आपको इसका निश्चित रूप से सर्वे करा करके न्याय मिलना चाहिए। कुम्हार का बच्चा भी सिपाही में भर्ती हो, कहार का भी भरता हो बच्चा हो, पाल का भी हो, लोधी का भी हो, शाक्य का भी हो, निषाद का भी हो, केवट का भी हो, मल्लाह का भी हो, विश्वकर्मा का भी हो, प्रजापति को क्यों ना हो भाई? आप ही का क्यों हो जाए? सबका होना चाहिए ना, वो भी तो पिछड़ी जातियों में आते हैं। तो ये न्याय शायद अगर पहले दिया गया होता तो आज ये स्थिति ना थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने एक ये बड़ा निर्णय दे करके सभी जातियों की जातीय जनगणना जैसी एक महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने भारत के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट की मीटिंग में लेने का काम किया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जाति जनगणना चाहती नहीं थी, कभी नेता ने कोई बात कही कि ऐसे ही हल्ला मचाओ, खाली कराना नहीं है, ऐसी बात नहीं? ये कोई उसका मंच नहीं है, ये उसका कोई मंच नहीं है और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं क्योंकि 1 घंटे का टाइम हो रहा है लगभग।
गाड़ी, फ्लैट और पैसा, क्या ये राज्यसभा के चुनाव में सच में मिला था आप लोगों को, जितना प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है? आपने देखा? आपको नहीं, ये तो देखा नहीं। आपसे अच्छा, पत्रकारों से ज्यादा पत्रकार तो आदमी के 20 पुस्तकों की भी जो है कहानी निकाल करके दे देते हैं जो उसको खुद भी नहीं मालूम रहती। तो गाड़ी, पैसा, बंगला अगर किसी को मिला हो तो हमें भी बताइएगा। लेकिन मनोज पांडे गाड़ी, पैसा और बंगले की राजनीति नहीं करते हैं। और 30 साल के इस राजनीतिक जीवन पे ये कोई आरोप, चुनौती देता हूं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मनोज पांडे को ऊपर लगा दे। मनोज पांडे इस राजनीति से सदैव बाहर रह करके राजनीति किया। जो लोग आरोप लगाते भी हैं, अगर वो भी अकेले बैठ करके सोचेंगे तो उनसे भी अकेले पूछ लीजिएगा, वो भी कहेंगे कि मनोज पांडे इन सब चीजों की राजनीति नहीं करते। अच्छा, 27 का चुनाव, एक से रह गया था सवाल। 27 का चुनाव की तैयारी चल रही है आपकी? जी, 27 में विधानसभा चुनाव। मैं जिस दिन चुनाव का रिजल्ट लेता हूं जी, उसी के अगले पल से मैं चुनाव की ही तैयारी में रहता हूं, जनता की सेवा में। और मैं कोशिश करता हूं कि लगातार जनता की ही बीच में मैं रहता हूं। ये आपके अपने सूत्र भी होंगे और आपकी सूचनाएं भी होंगे। हम सदैव 5 साल तक चुनाव ही लड़ते हैं और जनता की ही बीच में बीजेपी से रहते हैं। लड़ेंगे चुनाव इस बार? जी, जनता से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से, या अभी किसी पार्टी से ट्यूनिंग नहीं हुई? जी, किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है? ये तो दल तय करेगा ना। कोई किसी राजनीतिक दल का टिकट कैंडिडेट तो नहीं तय कर सकता। बहुत बड़ा दल है, नेतृत्व है, नेतृत्व के जो निर्णय होते हैं आदमी वो स्वीकार करता है। क्या किस भूमिका में रहना है और क्या करना है, ये दल तय करता है। दल ही सर्वोपरि होता है। दल जो निर्णय करेगा वो मानूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, छोड़ के इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने पार्टी से और MLC पद से अपने। क्या समाजवादी पार्टी में अगर आपको बुलाया जाए तो आप जाने के इच्छुक हैं? आपका कोई सुझाव है क्या? पूछ रहा हूं मैं, मेरा क्या सुझाव हो सकता है? मनोज पांडे ने पलट करके कभी निर्णय के बाद कहीं देखा नहीं कभी। ठीक, शुक्रिया। सारा जीवन प्रभु राम के नाम। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। मनोज पांडे जी बेबाक नेता हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, अपने विचारों को बेबाकी से रखते हैं। और आज स्टूडियो में जो जनता के मन में सवाल थे कई, उनके सभी सवालों के जवाब उन्होंने बेबाकी के साथ ही दिए। तब तक के लिए नमस्कार।